हम जो है वो बात करने जा रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट के होने की स्पीड कितनी तेजी से काम हो रहा है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये एक टैंकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो कितनी तेजी से पानी, एक आउटलेट है, कितनी तेजी से यहाँ से पानी बहेगा वो डिपेंड करता है कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है। शुरुआत में पानी ज्यादा था, शुरुआत में ज्यादा पानी है तो ज्यादा तेजी से निकलेगा, फिर पानी जैसे जैसे कम होने लग जाएगा वैसे पानी के निकलने का रेट भी कम होने लग जाएगा। इसी चीज को केमिकल रिएक्शन के टर्म में देखें कि शुरुआत में ये सपोज करिए कोई रिएक्टेंट है ए, इसे कन्वर्ट होना है बी में। शुरुआत में इनिशियली जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट वाज मोर, तो इसके कन्वर्जन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट जैसे जैसे आपके इसकी कंसंट्रेशन ये कन्वर्ट होने लग जाएगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होने लग जाएगा। इसी चीज को क्वांटिफाई किया लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, हम किसके बारे में बात करेंगे, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इफ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन सेज दैट रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज के। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट हियर, लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे कि अगर कोई ये है आपके A प्लस बी इज गिविंग मी C प्लस डी, ये प्रोडक्ट है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज के प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा उनके कोलिजन के चांसेस होंगे, उतना ही तेजी से वो कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट में। तो स्टेटमेंट यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज मल्टीप्लाइड बाय देयर प्रोडक्ट। We can write what we mean by law of mass action, ये लिखना जरूरी है। Please write law of mass action का स्टेटमेंट क्या आ रहा है, it is given by Goldberg and Weick। इक्विलिब्रियम में भी हम ये यूज करते हैं रिलेशनशिप के इक्विलिब्रियम का लाने के लिए, और यहाँ पर भी उसको देखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर, स्टेटमेंट लिखना है, एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, at a given temperature rate of a chemical reaction is directly proportional to, at a given temperature rate of a chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration, product of molar concentration of reacting species at a given temperature rate of a chemical reaction is directly proportional to product, यानी multiply कर रहे हैं, product of molar concentration of the reacting species raised to the power of their numerical coefficient। ठीक, अभी यह न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर कोई नहीं है, वो 1 ही है, उसको मैं अभी समझाऊंगा, मगर स्टेटमेंट पूरा लिख लेते हैं। ठीक, आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, प्लीज पॉज करके स्टेटमेंट लिखिए धीरे धीरे। एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of molar concentration of reacting species raised to the power of their stoichiometric coefficient या numerical coefficient। ये देखिए, इसको लिखने की वजह क्या है, अगर ये रिएक्शन था A प्लस बी गिविंग मी C प्लस डी, तो हमने ऐसे लिखा। अगर रिएक्शन ये होता 2A प्लस 3B गिविंग मी सम से प्रोडक्ट्स, तो I could have written it like this। 2A का मतलब क्या है, A प्लस A, 3B का मतलब क्या है, B प्लस B गिविंग मी प्रोडक्ट। 3 मोल रिएक्ट करने पर जरूरत ऐसे पड़ रही, तो तब वहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to concentration of A का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B का क्यूब। ठीक, तो ये अब अगर आप देखेंगे भाई, ये तो मैंने डेरिवेशन करके बताया, लोगों को आम खाने से मतलब है, ये 2 और 3
stoichiometric coefficient 2, stoichiometric coefficient 3. The rate of reaction is proportional to concentration of A का square into concentration of B का cube, जो कि numerical coefficient या stoichiometric coefficient है, ये rate of reaction। अब ये हम physics में भी पढ़ते हैं और otherwise भी पढ़ते हैं कि जब भी proportionality का sign हटता है तो कोई constant आता है, तो हमारे केस में वो constant rate constant कहलाता है। तो लाइक दिस रेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, यही यानी लॉ, प्रैक्टिकल सी चीज है, लॉ ऑफ मास एक्शन। आप खुद सोचिए, उन्होंने ये कहा कि भाई जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी स्पीशीज की उतने ही तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन होगा। शुरुआत में रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होने लग जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, उसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। आई टेक अ सिंपल केस, से ऊपर वाला केस ही लेता हूं मैं। जैसे ये था हमारा a प्लस बी गिविंग मी प्रोडक्ट, तो rate of reaction is proportional to concentration of A into concentration of B। पहला सिंपल केस ले रहा हूं, तो रेट फिर किसके बराबर हो जाएगा, K into concentration of A concentration of B। ये K क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। K is known as rate constant, K is known as velocity constant। K is known as specific rate constant। ये सब इसके नाम है, रेट कांस्टेंट। ठीक, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट नहीं, स्पेसिफिक रेट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब है आपके ये वाले टर्म। यानी कंसंट्रेशन, आप खुद सोचिए कि कंसंट्रेशन आप यूनिटी कर देंगे तो जो है वो के जो है वो रेट के बराबर हो जाएगा। देखिए रेट कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन पे तो कौन डिपेंड करता है, रेट। यानी अगर ये 10 मोल लिया हुआ है मैंने 15 मोल लिया हुआ है तो उससे रेट बदलेगा, रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। ये तो हर किसी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। पहले नोट डाउन करने के बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, पहला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1, रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पॉइंट मैं के के बारे में लिख पा रहा हूं यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, धीरे धीरे इसको समझेंगे। रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। Larger the value of K, faster will be the rate of reaction. Larger the value of K, faster will be the rate of reaction. Point number 3, different reaction have different value of rate constant। यानी ये कोई universal constant नहीं है Coulomb's constant की तरह। Different value of K have different value, different reactions have different value of K। Different reaction have different value of K। ठीक, अलग अलग रिएक्शन के लिए K की वैल्यू अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक, द वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट। किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए द वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट। फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट। यानी कंसंट्रेशन के बदलने से रेट तो बदल जाएगा मगर रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। रेट कांस्टेंट को सिर्फ टेम्परेचर अभी बदल सकता है। दूसरे फैक्टर्स, एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक अलग आर्टिकल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बट एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन रिएक्शन, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन रिएक्शन, के को कोई नहीं बदल सकता। के कैन नॉट बी चेंज। सो
At a given temperature for a given reaction, the value of rate constant remains constant, and it's very important, and is independent of concentration of species. And it is independent of concentration of species. ये एक बहुत important चीज हमने देखी है कि आपके rate constant के बारे में। अब ये तो देखिए क्या हो गया हमारा law of mass action कि अब ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि आपके जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन लिख देते। रिएक्शन ये लिखा था तो ये लिख दिया, रिएक्शन ये लिखा था तो हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा। मान लीजिए यही रिएक्शन है, इसके लिए कोई कहता है कि यार ये वाला टर्म लिखिए, तो आप कहते रेट ऑफ रिएक्शन का टर्म लिखिए, तो आप क्या लिख देते? ये रिएक्शन होता, आप टर्म क्या लिख देते? Rate of reaction is equal to K times concentration of A square concentration of B का क्यूब, ये लिख देंगे। तो इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री रेट ऑफ द रिएक्शन को इम्पैक्ट कर रही है, एंड यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन ये बात कह रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में लास्ट चीज हमको कहनी है कि इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये बात समझ में नहीं आई। थ्योरेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या? थ्योरेटिकल कंसेप्ट का मतलब ये कि प्रैक्टिकली जो चीज डिटरमाइन होती है वो कहलाती है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो प्रैक्टिकली डिटरमाइन चीज हो रही है रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो क्या है और क्या डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ एक्सप्रेशन में। सो उसी से फिर ऑर्डर निकल कर आएगा, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। Thank you. Okay, so this is lecture 5 in continuation with lecture 4. So देखिए अब मेरा तो सिर्फ ड्रेस ही चेंज हुआ है, कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाती है। तो उसी लाइंस के साथ में हम केमिकल काइनेटिक्स में शुरुआत कर रहे हैं आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन की। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ठीक, कि लॉ ऑफ मास एक्शन इट्स अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो कि डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, कितनी तेजी के साथ रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज। उसी लाइन में एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के बारे में जो चीज बात करती है वो है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। So let us try and see what is a rate law expression. Say, consider this reaction AA plus BB giving me product. अगर ऐसा है तो rate of the reaction, rate of reaction, law of mass action ये कह रहा था कि K rate constant कहलाता है, concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B। ये कौन कह रहा था? ये कह रहा था लॉ ऑफ आपके लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक। सो इट इज डिटरमाइंड, ये ए और बी जो है यहाँ पर आए हैं, हमने डिटरमाइन किए हैं यूजिंग स्टोइकियोमेट्री, यूजिंग स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, यूजिंग स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ये हमने यहाँ पर डिटरमाइन किए ए और बी, यानी ए और बी का डिटर्मिनेशन स्टोइकियोमेट्री से हो रहा है। बट यहीं पर लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ और कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ये कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू द पावर वाई, एक्स में और may not be equal to A, Y may or may not be equal to B, X
और y जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होने वाली चीज है। जी हाँ, ये वाला जो कंसेप्ट है जो कि हम अभी पढ़ रहे थे, ये क्या कहला रहा था, ये वाला कंसेप्ट क्या कहला रहा था, जिसको हमने ये दिस इज काइंड ऑफ थियोरेटिकली डिटरमाइंड व्हाट डू यू मीन बाय थियोरेटिकल डिटरमिनेशन, कि हमें इक्वेशन लिख के दे दी और कहा कि भाई उसका रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दिया, हम नहीं आए इक्वेशन लिखी हुई है तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, तो हम उसको बोल रहे थियोरेटिकली डिटरमाइंड। बट ये जब हमने यहां पर लिखा है x और y, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटली का मतलब क्या, मैंने तो पढ़ा था समझ में नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, क्या किताब पढ़ी ये एक्सपेरिमेंट है नहीं, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है, आप खुद सोचिए फिजिकल मीनिंग एक्स का और वाई का, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक, लोग पाउडर लगाते रह जाते हैं मगर उन्हें ऑर्डर समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप प्लीज समझिए, से कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि इस एक्स का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है, ये इस वाई का मतलब क्या है। मैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए दुगना कर दे रहा हूं, डबल कर दे रहा हूं और रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है, यानी ये जरूर x की वैल्यू 1 रही हो, बट अगर कंसंट्रेशन को डबल करने पे a को मैंने डबल किया और ये x अगर 2 रहा तो कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 गुना हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि ये x की वैल्यू क्या थी, 2 थी। ये x और y जो है ये आपके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है और यही हमें रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन देते हैं। और ये ओवरऑल जो ये चीज है ये क्या कहलाती है, जो हमारी ये हेडिंग पड़ी हुई है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ लिखने का टाइम आ चुका है, लिखने का टाइम आ चुका है, लिखना अब चीजों को जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। पॉइंट नंबर 1, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। पहला पॉइंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। लिखते चलेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंट कराया तब, ये नहीं कि इक्वेशन से तो लिख दिया, आप इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, बट वाली चीज क्या कहलाएगी, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए लड़ाई नहीं हो रही है, कोई जबरदस्ती की बहस नहीं हो रही है, हो सकता है तो एक्स के बराबर आ जाए, बट हम ऐसे ही मानेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करा के मानेंगे। हो सकता है कि भाई बी के बराबर आ जाए, पर हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करा के मानेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ठीक, पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक्स और वाई का जो रिटन इक्वेशन है या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2, x and y, they are not based on balanced chemical equation, experimentally determined quantity है। ठीक, अब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में एक लाइन लिख लेंगे। बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय रेट लॉ, व्हाट डू मीन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये पॉइंट हमारी नोटबुक में होना चाहिए। प्लीज राइट द एक्सप्रेशन व्हिच डिस्क्राइब्स द रिएक्शन रेट। लिखते चलेंगे, हर बार बोल रहा हूँ, यहाँ वीडियो बैठ के देखना नहीं है कि अपना ही मोबाइल लगा के हेडफोन लगा लिए देख रहे हैं आप, मूवी नहीं देख रहे हैं यहाँ पर आप। ठीक, कॉपी पेन के साथ में लिखते चले तभी कुछ मतलब है। ठीक, द एक्सप्रेशन व्हिच डिस्क्राइब्स द रिएक्शन रेट बिटवीन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट as determined experimentally, as determined experimentally is called rate law, as determined experimentally is called rate law। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे नजर आएगी
उसको देख लीजिएगा। वो स्नैपशॉट बना के मैं यहाँ वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में उन्होंने लिखी हुई है कि एक्स और वाई ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो रहे हैं। So I am repeating the statement again from the book. The expression which describes the reaction rate in terms of molar concentration of reactant determined experimentally is called rate law. It's called rate law. ये x ये क्या कहलाता है? x जो कि ये rate law expression x ये क्या कहलाता है? Again we need to move forward. x ये क्या कहलाता है? अगर ये हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। x is called as order with respect to a order ठीक, ये जज साहब नहीं बोल रहे ऑर्डर का यहाँ क्या मतलब है। ऑर्डर का मतलब फिजिकल मीनिंग है, ये थोड़ी देर पहले बोल रहा था, समझना जरूरी है। ऑर्डर एक तरीके से ये बता रहा है कि ए के बदलने पे रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। और वाई क्या कहलाता है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। और x प्लस वाई क्या कहलाता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। So x is known as order with respect to A, y is known as order with respect to B, x plus y is called as overall order of the reaction. Order of the reaction एक बहुत ही important चीज है जिसको हमको पढ़ना और समझना है। तो बिल्कुल ये आप अपनी नोटबुक में लिखें, इसको हल्के में नहीं लेना है कि ये क्या बता दिया, नहीं, पूरा समझाने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखें, ठीक। x plus y it is known as overall order of the reaction। इसकी डेफिनेशन क्या है? sum of the powers, sum sum जोड़ने वाला sum of the power। देखिए हमने पावर्स जो थे, जो एक्सपोनेंट थे, उन्हीं को तो जोड़ा है, x plus y उसी को तो जोड़ा है, ठीक। sum of the powers to which concentration terms are raised, x plus y sum of the powers, जो एडिशन समेशन का शॉर्ट वर्ड है सम ऑफ द पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सम ऑफ द पावर इन विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये लिखा हुआ है तो लॉ ऑफ मास एक्शन में जाएगा, ये एक्सप्रेशन ये बनेगा, रेट द रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू द पावर बी, ये बनेगा। तुमसे पूछेगा अच्छा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ, पावर ए रेज़ है, पावर बी रेज़ है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। रॉन्ग, ये नहीं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उन्होंने कहा कि कौन कितनी पावर में रेज हो रहा है, ये हम लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं जानेंगे, ये हम जानेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन से। और रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे पता चलेगा? कान में आके बोलेगा नहीं, रेट लॉ एक्सप्रेशन पता चलेगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से। तो एक्स, हम देखिए हम लड़ाई नहीं कर रहे, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है एक्स और वाई ए और बी के बराबर हो, हम बहस नहीं कर रहे, हम आर्गुमेंट नहीं कर रहे, तो हम मान लेंगे तो, बट अब पहले से नहीं करेंगे, पहले से नहीं बोलेंगे, पहले से नहीं कहेंगे। तो इसीलिए इस चीज को आप प्लीज समझें कि लॉ ऑफ मास एक्शन बस इक्वेशन देख के थियोरेटिकल बात कर रहा था। रेट लॉ एक्सप्रेशन कह रहा था कि भैया हमें एक्सपेरिमेंट कराने दो, जो उसका रिजल्ट आएगा वो चीज मानी जाएगी।
कई सारे फैक्टर्स की वजह से एक्सपेरिमेंटली चीजें कई बार बदल भी जाती है, कई बार चीजें चेंज भी हो जाती हैं। तो इसीलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हिच रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंटल determination is a more valid thing as compared to law of mass action, which is a theoretical concept, which is। तो आइए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में हम कुछ और जानते हैं। ठीक, और ये देख लें, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव। ठीक, ये सब लिखते चलेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी जीरो। सब लिखते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, लिखेंगे ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, order can be negative, order can be fractional, order can be zero। फिजिकल मीनिंग क्या है इसके? फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग क्या है? ये देखिए, फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर ये कोई ऐसा रेट का एक्सप्रेशन आ रहा है कि a पावर 1 यानी a प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, बहुत अच्छी बात है। कंसंट्रेशन के बढ़ाने पे रेट ऐसे बढ़ रहा, पॉजिटिव ऑर्डर। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल साइंस में आपने सुना होगा कि कई बार कोई सबस्ट्रेट ऐसा होता है कि वो इनहिबिटर का काम करता है, इनहिबिटर का, यानी उस चीज को अगर डालें तो वो उल्टा रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लो कर दे रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव। फिजिकल मीनिंग क्या है? उस चीज को हम डालें अगर, तो वो चीज की कंसंट्रेशन बढ़ने पे रेट ऑफ द रिएक्शन कम हो जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? नेगेटिव है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? नेगेटिव का कुछ इस टाइप से एग्जांपल बन सकता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, मैं इसको ये करके लिखूंगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव है। रियल एग्जांपल देखेंगे, कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिजिकल मीनिंग ये है। अभी इनिशियल स्टेजेस में चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हैं। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? 3/2। जीरो का मतलब क्या है? जीरो, व्हाट डू मीन बाय जीरो? जीरो का मतलब यह है कि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of that species। न आने की खुशी, न जाने का गम, उस पे कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वो है जीरो। प्लीज फिजिकली समझे, धीरे धीरे फिजिकली समझे, प्लीज फिजिकली समझे। ठीक, ये है रेट, मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूं कि ए की पावर 0, एनी नंबर विद पावर 0 इज 1। यानी ए की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, रेट तब भी वही, ए की कंसंट्रेशन घटा दिए, तब भी वही है। तो इसके रिस्पेक्ट में अब ये फिजिकली कब होगा, कैसे होगा, कंफ्यूज ना हो, घबराए नहीं, यह भी पता चलेगा। अभी तो जस्ट चैप्टर की शुरुआत हुई है। तो ऑर्डर यहाँ पर अभी आपको क्या लिखना है अपनी नोटबुक में? इलस्ट्रेशन भी आपको सबके मिलेंगे, एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन आपको मिलेंगे, और वो जो है क्या कहते हैं, अलग से नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। एक हैंडआउट्स मिल जाएंगे। बट ऑर्डर जो नोटबुक में चीज आना चाहिए, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन इवन बी जीरो। तो इन सब के इलस्ट्रेशन है हमारी नोटबुक में। अब आइए यहाँ पर हम जो हमने ऑर्डर पढ़ा है उसके हम इम्प्लीकेशंस देखते हैं। उसके हम बस ऐसा मानिए कि A is giving me product, don't worry, केसेस वो अपने आप ही बाद में सब उभर के आएंगे। तो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट की यूनिट क्या होती है? बहुत ध्यान से देखिए, रेट की यूनिट जो आपको बताया था एसआई यूनिट तो मोल्स पर सेकंड है, बट आमतौर पे मोलैरिटी ले जा रही होती है। रेट की यूनिट क्या रहती है? मोलैरिटी पर सेकंड। What is capital M here? Molarity.
मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक। और ये क्या हमने लिख दिया कि ए की क्या यूनिट है, ए की क्या, ए की तो यूनिट मोलैरिटी है, रेज टू द पावर n, रेज टू द पावर n। तो अब आप ये देखिए कि k की यूनिट, यूनिट ऑफ k, जिसको हम और क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, यूनिट क्या हो जाएगी, m कुछ नहीं देना, पावर 1 है, m की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड, ये हो जाएगी यूनिट ऑफ k, यानी रेट कांस्टेंट m की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड, यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट m की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड। जी हाँ, जी हाँ, the unit of rate constant depends on the order of reaction, the unit of rate constant depends on the order of reaction, reaction का order क्या है ये डिसाइड करेगा कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रेट की यूनिट क्या ऑर्डर पर डिपेंड करेगी, नहीं, रेट ऑफ द रिएक्शन की तो हमेशा यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी पर सेकेंड, बट क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करेगी, हाँ करेगी, वो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग होगी। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 0, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, यानी ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर क्या है 0, और तब यूनिट क्या हो जाएगी, k की यूनिट क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 0 होगी, मोलैरिटी पर सेकेंड, ठीक। n की वैल्यू 1 है, ऑर्डर क्या है 1, तो फिर यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, 1 अपॉन सेकंड आ जाएगा, 1 अपॉन 0, n की पावर 0 1 अपॉन सेकंड इनवर्स। यानी सबसे कॉमन केस बनने वाले कि वो उनको आपको बताना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसी स्पीशीज के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो मुंह से नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे बताया नहीं फर्स्ट ऑर्डर है, वो रेट कांस्टेंट लिख रहे होंगे और उसकी यूनिट लिख देंगे, यूनिट देख के पहचानना होगा कि ऑर्डर क्या है 1, n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी है, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके मोलैरिटी माइनस 1 सेकेंड, या आपके मोलैरिटी इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, इस टाइप से। तो ये जनरल nth ऑर्डर के लिए है और उसके केस में अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे हमें जो काम की बातें हैं वो लिखनी है, दैट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जी हाँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के अलग अलग नाम है, रेट कांस्टेंट के जैसे कल भी बताया था अलग अलग नाम है। इट इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, it is known as specific reaction rate, it is known as velocity constant। तो इसके बारे में आप लिखते चलो। तब आइए यहाँ पर जो कुछ भी हमने जो है वो पढ़ा है उस पे बेस कुछ हम प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए अभी जो है क्या कहते हैं कि हम डिस्कशन को अपने आगे बढ़ाएंगे। जो हमने रेट ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ा था और रेट कांस्टेंट पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे लाइक ये जो हमारा रिएक्शन है, concentration of A, concentration of B, concentration of C, ठीक, का स्क्वायर। हमसे पूछा गया how rate of reaction would change, rate of reaction कैसे बदलेगा, ठीक। अगर concentration of C is doubled, दूसरा उसमें हमसे पूछा है concentration of A is half, concentration of B and C is doubled, A, B, C इन सबकी concentration is tripled। हर केस में concentration ही है और कुछ नहीं है।
हर केस में कंसंट्रेशन ही है और कुछ नहीं है, तो ये पूछा है। दिस वाज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन को पहले समझिए ठीक से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी की कंसंट्रेशन को अगर दोगुना कर दिया जाए तो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। ए की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया जाए तो रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बी और सी की दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दिया है तो क्या पड़ेगा। अच्छा, हर चारों अपने में अलग अलग क्वेश्चन है, एक का दूसरे से लेना देना नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि सी की कंसंट्रेशन डबल कर दी, ए और बी का क्या, ए और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है एकदम से। अगर यानी ये क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ ए की कंसंट्रेशन थी, कुछ बी की कंसंट्रेशन थी, कुछ सी की कंसंट्रेशन थी, ए और बी की कंसंट्रेशन तो वही रहने दी, सी की एकदम से दुगनी कर दी, तो रेट पे पिछले वाले रेट के कंपैरिजन में क्या फर्क पड़ेगा। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम ये देखते हैं, जैसे आर इनिशियल क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर। एकदम से अब सवाल आ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो के लगा दिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ ए तो वही है, कुछ नहीं किया, कंसंट्रेशन ऑफ बी तो वही है, कुछ नहीं किया, सी कंसंट्रेशन एकदम से डबल कर दी, और सी के रिस्पेक्ट में क्योंकि ऑर्डर 2 है तो उसका डबल तो किया ही, उसका स्क्वायर भी हो गया। तो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो अब देखिए के से के गया, ए से ए गया, बी से बी गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, बचा क्या रह गया 4। तो पहले सवाल का आंसर है कि अगर आप सी की कंसंट्रेशन दुगनी करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सी के दुगने करने पे रेट 4 गुना, हाँ, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2। अगर ए की कंसंट्रेशन आधा कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रेट बिकम्स हाफ टाइम्स। ठीक, बी और सी दोनों के, ए को तो उतना ही रहने दिया, बी की कंसंट्रेशन डबल करी, सी की कंसंट्रेशन डबल करी। जल्दी से मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो पॉज करिए और बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। तब कीजिए क्वेश्चन को, ए को वही रहने दिया, बी की डबल करी, सी की डबल करी, क्या होगा, आंसर वुड बी 8 टाइम्स। देखिए ए तो वही है, बी को डबल किया, सी को भी डबल किया, तो कितना हो गया, देखिए के 2 का स्क्वायर 4, 2 से 8, आंसर क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। थर्ड के लिए आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको सोच सकते हैं कि उसको ए को डबल कर दिया, बी को ट्रिपल कर दिया, बी को ट्रिपल कर दिया और सी का ट्रिपल का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 81 टाइम्स, 81 टाइम्स। सो दिस वाज अ नो ब्रेनर, इजी क्वेश्चन। ठीक, यहाँ से जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मेंशन कर रहा था, अपने डिस्कशन को हम बढ़ाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Factors affecting rate of a chemical reaction. Factors affecting rate of a chemical reaction. तो कई सारी बातें हैं जहां पर बिल्कुल आपको नोट डाउन करना है बहुत अच्छे से। Factors affecting rate of a chemical reaction. The first factor which affects the rate of a chemical reaction, as mentioned by Goldberg and Weig when they were defining law of mass action, or later on validated by rate law expression, वो वही है concentration of reactants, concentration of reactants। तो पहला है ठीक कि the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। लिखेंगे जो लिखेंगे वो टिकेगा, जो नहीं लिखेंगे सुनेंगे वो उड़ेगा। तो लिखना यहाँ जरूरी है, लिखना जरूरी है। ठीक, पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, लिख लेंगे कि
rate of reaction, please write, rate of reaction is proportional to concentration of reactant. वजह क्या है? इनिशियल रुडिमेंट्री लेवल पर, ठीक, ये चैप्टर के बाकी के हिस्से में आएगा, मगर तब भी लिखना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू, ठीक, वजह क्या है, रीजन क्या है, वैसे तो ये चैप्टर के हिस्से में आगे अगले हिस्से में आएगा। रीजन क्या है, ठीक लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, according to collision theory, a chemical reaction takes place due to collision between, according to collision theory, a chemical reaction takes place due to collision between reactant molecules, due to collision between reactant molecules। तो अब जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उतने ही आपस में क्या होंगे, कोलिजन होंगे, और कोलिजन होंगे तो उनका कन्वर्जन होगा किसमें, प्रोडक्ट में होगा। तो जब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी मोलैरिटी ज्यादा, मोलैरिटी कब ज्यादा होगी यानी मोल ज्यादा होंगे, मोल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे तो उनका कन्वर्जन होगा किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक। तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिखते चलेंगे प्लीज, higher the concentration of reactant, more will be number of molecules, more will be number of molecules, more will be collision, more will be collision, and faster will be the reaction, more will be collision and faster will be the reaction। तो ये हमारा पहला कोरिलेशन निकल कर आया। ठीक, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, 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 ठीक। तो अभी जब तक कि हमने अर्हेनियस इक्वेशन नहीं पढ़ी है तब तक के अभी इनिशियल लेवल पर हम देखते हैं टेम्परेचर क्या है, प्लीज राइट, ठीक। द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस with increase in temperature, the rate of all chemical reaction increases with increase in temperature। ठीक, रीजन क्या है, रीजन क्या है, आप खुद देखिए, जैसे कोई ये रिएक्शन है, मैंने रेट का एक्सप्रेशन लिखा, रेट के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, रियल रीजन क्या है, यार टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी क्या, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्या, ये उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं, टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेट बढ़ जाता है। मेन उसकी वजह, प्राइमरी रीजन है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे खुद के बढ़ जाता है, कि खुद के बढ़ जाता है। तो के को जो बदलने वाली चीज है वो कंसंट्रेशन नहीं है, एट अ गिवन टेम्परेचर, ये हम इक्विलिब्रियम से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। अर्हेनियस इक्वेशन तो ऑफिशियली यहाँ पर है, बट रेट कांस्टेंट के बारे में इक्विलिब्रियम से आइडिया दिया हुआ है कि खुद टेम्परेचर बदल देता है के को, रेट कांस्टेंट को। तो कैसे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है वो अभी लेक्चर के आगे के हिस्सों में हम देखेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन। बट बहरहाल अगर के बढ़ेगा तो यार ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा, तो अभी के लिए तो आपको इतना ही देखना है, ठीक, कि द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आगे आर्टिकल आएगा पूरा कि वेरिएशन ऑफ के विद टेम्परेचर, अर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, वेरियस केसेस। तो घबराए ना प्लीज, अभी तो ये नॉर्मल वे में देखें, ठीक। आपके टेम्परेचर इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस, इस टाइप से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। अगला क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक। तो ये भी हम लिख लेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है, ठीक, प्लीज राइट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि इन अ नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, ठीक, ये लिखने वाली बात है, इन अ नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, जैसे कि यू कंसीडर दिस रिएक्शन,
ठीक है था, ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, ए और ए के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि ये कितनी तेजी से ये रिएक्शन हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि ए की और बी की फिजिकल स्टेट क्या थी। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, इन अ नॉर्मल केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन रिएक्टेंट, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन रिएक्टेंट and new bonds are formed in product. And new bonds are formed in product. So rate of reaction depends on rate of reaction इन पे भी डिपेंड करेगा कि इनकी बॉन्ड एनर्जीज क्या थी, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या थी, क्योंकि भाई ज्यादा बॉन्ड उनको तोड़ने में टाइम लगेगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या, कौन से रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट है, क्या उनके एनर्जी पैरामीटर्स हैं, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, अगला फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी डिटरमाइन करता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को। क्या आपके अभी के लिए जब तक अर्हेनियस इक्वेशन नहीं देखी है तो हम ये लिख लेते हैं और इस वर्ड को बाद में जाके समझेंगे कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग रेट कांस्टेंट। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग रेट कांस्टेंट। तीसरा फैक्टर बता रहा हूं, लिखते चलेंगे प्लीज। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, presence of catalyst increases the rate of reaction, ठीक, by increasing the rate constant। ठीक, next अगला फैक्टर, what is the next factor? चौथा फैक्टर था ये, तीसरा तो बता दिया था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगला फैक्टर क्या है, वो है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन साइट एवेन्यू करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए हमको ज्यादा मिलती है और रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होता है। सरफेस एरिया, ठीक, लिख लेंगे, लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। Larger the surface area, faster will be the rate of reaction. Surface area पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोजर टू रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। ये कम जगह मिलता है, इसकी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक्सपोजर टू रेडिएशन, प्लीज राइट रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक, लिखते चलेंगे। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन are influenced by presence of light of certain radiation. Rate of photochemical reaction are influenced by presence of light of certain radiation. तो उसका भी एक काफी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर रहता है जो कि हमको पता होना चाहिए। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएटर फैक्टर है, ध्यान से सुनिएगा। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। प्लीज फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन rate depends on intensity of absorbed light and not on factors like concentration and temperature. And not on factors like concentration and temperature. Photochemical reaction के लिए बात हो रही है, especially जैसे for example ये हम यहाँ पर ये लिखा रहेगा उन्होंने H nu। अगर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है तो फिर ये यहाँ पर आपके इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन पे चीजें डिपेंड करेंगी, दूसरे फैक्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। फिर ये जो सरफेस एरिया वाली भी जो बात बताई थी कि सरफेस एरिया में डिपेंडेंसी है, उसके लिए भी हम लिख लेंगे फॉर हेटेरोजीनियस रिएक्शन। नया वर्ड हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस इससे क्या मतलब है, हेटेरोजीनियस से क्या मतलब है कि जहां चीजों का सब्सटेंस एक चीज सॉलिड में हो, एक चीज गैस में हो, तो उसको हम हेटेरोजीनियस रिएक्शन कहेंगे। वहां पर सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंसी आती है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि हम इसकी बात कर रहे हैं। आगे की क्लास में कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन भी आपको अभी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।